दोस्तों, ये दृष्टि आईएएस के जो हमने शुरू किया था चैप्टर क्विक बुक सीरीज जो शुरू किया था हिस्ट्री का, ये उसी का नेक्स्ट वीडियो है। आज हम इस चैप्टर में ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश शासक थे उनकी क्या आर्थिक नीतियाँ रहीं और उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश नीतियाँ शुरुआत होती है 1757 का प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ से यानी 1764 का जो युद्ध होता है बक्सर का, एक तरीके से यह तय कर देता है कि अब भारत में जो राज्य करेंगे यानी जिनके जो शासन करेंगे वो अब ब्रिटिश होंगे। ठीक है, इससे पूर्व क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था थी जो वो अधिशेष पर थी, यानी कि भारत यहाँ से निर्यात अधिक करता था और आयात कम करता था। कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर थी। परंतु ब्रिटिश की ऐसी नीतियाँ रहीं जिससे धीरे धीरे क्या हुआ कि उपनिवेशवाद बढ़ता गया। ठीक है, उपनिवेशवाद एवं विस्तारवादी अवधारणा हुई, जिसके तहत यानी कि किसी देश मतलब अगर हम बात करें उपनिवेशवाद क्या होता है तो किसी देश के आर्थिक शोषण उत्पीड़न होता है, यानी किसमें, विस्तारवाद और उपनिवेशवाद में। इसके तहत एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, नियंत्रण करने वाला देश जो होता है उसे, ठीक है, मातृ देश कहते हैं। और इस तरह उपनिवेश के अंदर बनाई गई नीतियों का मुख्य जो उद्देश्य होता है मातृ देश को फ़ायदा पहुंचाना होता है। जैसे ब्रिटेन क्या था, एक मातृ देश था जिसने भारत को उपनिवेश बनाया था। ठीक है, और इसकी जो नीतियाँ रहीं, जितनी भी नीतियाँ उनका काम क्या था कि ताकि वो भारत से अधिक धन का अर्जन करें और ब्रिटेन को भेज सकें। तो देखते हैं किस प्रकार से बात करें। उपनिवेशवाद का प्रथम चरण जो शुरुआत होती है 1757 से 1813 तक, जो प्रथम चरण माना जाता है इसको कहते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद। क्योंकि 1813 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने व्यापार भी किया और मेन चीज़ से वाणिज्य किया और पूंजीवाद का विस्तार किया। ठीक है, तो मैं बताया था कि 1757 का जो युद्ध होता है उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और यहीं से ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो ये प्रथम चरण था। इस चरण में होता क्या है कि इस चरण में जो कंपनी का पूरा ध्यान रहता है वो रहता है सिर्फ व्यापार पर, यानी कि उसका शासन पर कम ध्यान होता है। उसका सीधा जो ध्यान होता है वो होता है कि भारत से अधिक व्यापार किया जाए, भारत को कमज़ोर किया जाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। ठीक है, और इसी चरण में उन्होंने क्या किया तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी कंपनियों को हरा करके भारत से बाहर किया। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, भारत पर अधिकार प्राप्त करना, व्यापार में राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना जिससे राजस्व की अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके और ब्रिटेन से जो धन मंगवाना पड़ता था वो ना मंगवाना पड़े। तीसरा, यानी कम से कम कीमत पर वस्तुओं को खरीद कर यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचना ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। ये प्रथम चरण का जो प्रथम पूंजीवादी चरण से जो था उसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों का हर संभव तरीके से बाहर करना, यानी कि जो भी यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे जैसे फ्रांसीसी थे, डच थे, ठीक है, इन सबको, पुर्तगाली थे, इन सबको भारत से बाहर करना और यहाँ के व्यापार पर एकाधिकार जमाना। ठीक है, नेक्स्ट है पूंजी निवेश के माध्यम से धन कमाना। ठीक है, और जो राजस्व कंपनियों द्वारा भारतीय वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में निर्यात कर मुनाफा कमाना था। यानी वस्तुतः इसके माध्यम से अब भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन नहीं मंगवाना पड़ता था। क्यों? तो हमें पता है कि यहाँ से 1757 के बाद इन्हें राजस्व से यानी कि अधिकार प्राप्त हो जाता है बंगाल में, जिससे ये क्या करते हैं कि भारत से ही राजस्व की उगाही करते हैं और उसी धन से भारतीय सामान को खरीद करके ये विदेश में यानी कि यूरोप में बेचते हैं। भारतीय प्रशासन, परंपरागत न्यायिक व्यवस्था, यातायात, संचार, औद्योगिक व्यवस्था में
विशेष मौलिक परिवर्तन किए बगैर पूंजी प्राप्त करना। यानी कि जो भारत की पुरानी व्यवस्था थी, चाहे वो प्रशासन हो, न्याय हो, कानून हो, इनमें रुचि नहीं थी इनकी। ये चाहते थे कि जैसा ही परंपरागत स्थापित है प्रक्रिया वही बनी रहे। वो सुधार करने के बजाय सिर्फ उनका उद्देश्य था कि हम व्यापारिक कंपनी हैं और अधिक से अधिक व्यापार मुनाफा कमा सकें। ठीक है, कंपनी ने आर्थिक कोष बढ़ाने के उद्देश्य से, यानी उन्होंने क्या किया कि नए नए तरीके अपनाए, स्थानीय जनता पर कर आरोपित किए। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद जो जीते गए क्षेत्र थे जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सरकारी आय पर कंपनी का पूरा नियंत्रण हो गया। और उन्होंने क्या किया कि अपनी आय यानी कि कर के माध्यम से आय को बढ़ाने हेतु अनेक प्रकार की नीतियों का उपयोग किया। ठीक है, ब्रिटिश की आर्थिक नीति से उद्योग धंधों का ह्रास हुआ, यानी पूरे जो भारत के परंपरागत उद्योग धंधे थे उनका धीरे धीरे समाप्त होने लगे। परिणामतः अब राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि रह गया, क्योंकि जो छोटे मोटे कारीगर थे, ये छोटे मोटे हथकरघा उद्योग यानी कि जो उद्योग थे, तो वो नष्ट हो गए। तो अब वो उन पर जो व्यक्ति निर्भर थे वो सीधे किस पे आ गए, कृषि पर आ गए। अब जनसंख्या कृषि पर अत्यधिक निर्भर हो गई। किसानों से वसूली की जो राशि होती थी, जिसको राजस्व लगान कहते थे, अंग्रेजों द्वारा वस्तुओं की और कीमती धातुओं के रूप में इंग्लैंड और यूरोप को निर्यात कर देते थे। यानी भारत के पैसे से खरीदी गई चीज़ों को बेचते थे, कहाँ पे, यूरोप में। ठीक है, इस प्रकार उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य क्या रह गया, यहाँ से धन कमाना अधिक से अधिक। ठीक है, प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने कहा है, क्या कहा है कि बंगाल में अखुया तथा बेश्रम युद्ध का कार्य आरंभ हुआ 1765 से 1772 के काल को। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. फणिकर ने डाकू राज्य कहा है। कब से, 1765 से 1772 तक के समय को किसने, के.एम. फणिकर ने इसे डाकू राज्य कहा है। नेक्स्ट देखते हैं उपनिवेशवाद का दूसरा चरण। उपनिवेशवाद का दूसरा चरण जो स्टार्ट होता है वो होता है 1813 से 1858 तक। और 1858 के बाद जानते हैं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, और उसके बाद से 1858 का अधिनियम आता है, और जिससे हम तीसरा चरण मानते हैं। तो 1813 में क्या होता है, क्या है कि भारत के साथ जो कंपनी का व्यापार का एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब ये कहा गया कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं भारत से व्यापार कर सकती, इसके साथ ही कोई अन्य कंपनियां भी हैं, वो भी चाहें तो व्यापार कर सकती हैं। ठीक है, औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत के शोषण का नया रूप सामने आया। अब क्या हुआ, अब औद्योगिकरण कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में, और उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, भारत में। इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई गई। वस्तुतः इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर औद्योगिक की स्थापना हुई, और जो वहाँ बना हुआ जो प्रोडक्ट था उसको भारत में खपाया जाएगा। भारत एक तरीके से क्या बन गया, बाजार बन के रह गया ब्रिटेन का। ठीक, 1765 से 1785 के बीच अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जैसे कताई की मशीन, स्टीम इंजन, पावर यूम, वाटर फ्रेम। इनकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटेन में नए नए उद्योग स्थापित हुए, जहाँ पर मशीनों से जो बना उत्पाद था वो सस्ता होता था। और चूँकि उत्पाद जब उद्योग स्थापित होंगे तो उनके लिए क्या चाहिए, कच्चा पदार्थ चाहिए। तो कच्चा पदार्थ कहाँ से भेजा जाता था, भारत से, सस्ते दामों में। और वहाँ से जो उत्पाद बनता था, जो सामान बनता था, उसे भारत की बाज़ार में बेचा जाता था। ठीक है, तो भारत एक तरीके से कच्चा जो माल था वो सस्ते में बेचता था और वहाँ की महंगी वस्तुओं को खरीदता था। तो इस तरीके से दूसरा चरण स्टार्ट हुआ, जहाँ पे भारत को पूरी तरीके से अपाहिज बनाने की नीति थी। जो 1813 का चार्टर एक्ट था, चार्टर अधिनियम के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। मुक्त व्यापार की नीति का अर्थ था कि अब ब्रिटेन का जो सामान होगा वो भारत में आएगा, लेकिन उसमें कोई टैक्स नहीं होगा। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि अब अन्य कंपनियां भी स्थापित होंगी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद। तो वो कंपनियां व्यापार कहाँ से करेंगी, तो वो भी कंपनियां अब भारत से व्यापार कर सकती हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था कि सिर्फ चीन के साथ जो व्यापार होगा और जो चाय का व्यापार होगा वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी व्यापार जो है वो अन्य कंपनियां भी कर सकती हैं। ठीक है,
और ये जो है चीन और चाय के साथ व्यापार जो है इसे 1833 के चार्टर अधिनियम से भी ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, भारतीय व्यापारियों के लिए भारत का दरवाज़ा ओपन हो गया। अब भारत कच्चे माल का निर्यातक बन गया और जो वहाँ से तैयार उत्पाद होता था उसका आयातक बन गया। ठीक है, 1813 के बाद अतिरिक्त निर्यात के अलावा कंपनी ने होम चार्जेज भी लागू किए और अन्य खर्चों के अतिरिक्त चार्जेज भी भारतीय ऋण पर ब्याज भी शामिल था। होम चार्जेज का अर्थ था कि अब जो भी ब्रिटेन के अधिकारी भारत में सर्विस देंगे उनको उनका जो खर्च होगा, उनकी जो उनकी आय होगी, आमदनी होगा, जो उनको तनख्वाहें दी जाएगी वो भारत के राजस्व दी जाएगी। ठीक है, जैसे होम चार्जेस कहते हैं, जिसका भारत और इस पर जो ऋण होता था वो भी भारत के राजस्व पर ही प्रभाव पड़ता था। इस प्रकार भारत की जो संपत्ति थी वो धीरे धीरे कहाँ पहुँचनी शुरू हो गई, इंग्लैंड, क्योंकि भारतीय अंग्रेज अधिकारी भारत पे आते थे और भारत से धन कमा करके ब्रिटेन भेजते थे। ठीक है, इसी बात को आप दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक है अनब्रिटिश रूल पॉवर्टी ऑफ इंडिया, अनब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्हें धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? धन निष्कासन का सिद्धांत। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत का धन ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसी को एक अंग्रेज अधिकारी ने क्या कहा था, स्वीकार करते हुए कहा था, हमारी प्रणाली ने स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु को सोखती है और उसे टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। हाँ, टेम्स नदी वही है जहाँ पे ब्रिटेन, लंदन शहर है ब्रिटेन का, टेम्स नदी के किनारे ही है, तो ब्रिटेन की नदी जो है टेम्स है। तो उनका अर्थ है कि मतलब भारत से अच्छी वस्तुओं को हम, यानी कि धन संपत्ति को ये करके कहाँ निचोड़ देते हैं? ब्रिटेन में। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाने के बाद क्या हुआ, सस्ती कीमत पर ब्रिटेन में तो तैयार कपड़े होते थे वो भारतीय बाज़ारों में बेचे जाते थे, जिससे जो भारत के परंपरागत हस्त उद्योग थे अब वो उन कपड़ों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, सस्ते कपड़ों का। ठीक है, और भारत के जो महंगे कपड़े होते थे वो टिक नहीं सके और धीरे धीरे भारतीय वस्त्र उद्योग का क्या हो गया, पतन हो गया। यानी भारतीय वस्त्र उद्योग धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन एवं कच्चे माल के लिए अधिक से अधिक उत्पादन, जिससे अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था में प्रयोग शुरू किए। उन्होंने वो चाहते थे कि क्या हो, कि जो अधिक से अधिक उत्पादन हो ताकि कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अनेक बंदोबस्त, चूँकि भारतीय कृषि जो है वही कच्चे उत्पाद जैसे कपास का उत्पादन है, इन सब को उन्हें चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अनेक भू राजस्व पद्धतियाँ शुरू की ताकि वो अधिक से अधिक धन भी उगा सकें उससे, और कुछ नए प्रयोग भी किए। तो जैसे उन्हें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जैसी नई व्यवस्थाएं अपनाई। ठीक है, तो आइए इन्हीं को हम देखना है कि किस प्रकार से उन्हें इन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, देश में खाद्यान्न फसलों की जगह अब वाणिज्यिक फसलों की उगाही शुरू हो गई। जरूरी भी था क्योंकि उनको तो वाणिज्यिक से, अनाज से क्या ज़रूरत थी, अनाज तो वो तो चाहते थे कि यहाँ से कच्चा पदार्थ जो है वो ब्रिटेन भेजा जाए और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स को भारत में भेजा जाए। इसी कारण अनाज की कमी हुई और फिर क्या हुआ कि उसकी कीमतें बढ़ी, और कीमतें बढ़ने से क्या हुआ कि भारत में सूखे जैसे और भुखमरी जैसी समस्या पैदा हुई। इस चरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी रेलवे का विकास। हम जानते हैं कि 1859 में डलहौजी द्वारा सर्वप्रथम इसका विकास किया जाता है। ठीक है, और पहली ट्रेन ठाणे से पुणे के बीच में स्टार्ट की जाती है 1859 में। ठीक है, सॉरी 1849 में। रेलवे के विकास का भारत की प्रगति की दृष्टि से नहीं, बल्कि मतलब जो रेलवे का विकास हुआ उसमें भारत की प्रगति का उद्देश्य नहीं था, वो तो अंग्रेजों ने शुरू किया था ताकि वहाँ की जो वस्तुएं हैं वो दूर दूर पूरे भारत में पहुँचाई जा सकें। तो अंग्रेजों ने खुद के उद्देश्य से स्थापित किया था ताकि वो उनका खुद का फ़ायदा हो। वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि भारत में कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित माल के आयात, इसके आंतरिक विक्रय के लिए देश में परिवहन साधनों के विकास की आवश्यकता थी। वही मैंने बताया कि वो जो आयातित वस्तुएं थी उनको पूरे देश में पहुंचाना था और वहाँ से जो कच्चे माल थे उसको खरीदना था। तो उन्होंने क्या किया कि परिवहन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसी वजह से उन्होंने रेलवे का विकास भारत में किया बाद में।
ठीक है, सेना भी भेजना पड़ता था क्योंकि जहाँ पे विद्रोह होते थे वहाँ सेना भेजने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता था। ठीक है, परिणाम क्या हुए कि कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि की के वाणिज्यिकरण किया गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, काफ़ी आदि इनका उत्पादन शुरू हुआ और ज़बरदस्ती किया करवाया जाता था। भारतीय जो किसान थे उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था और उसके बाद इनका उत्पादन ज़बरदस्ती करवाया जाता था, जिससे भारत में क्या हुआ, खाद्यान्नों की कमी हो गई और उनकी कीमतें बढ़ी। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पर भी प्रयोग किया गया, जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में असमानता आई। यानी कि जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसको बढ़ावा दिया गया और भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी उसको धीरे धीरे दबाया गया। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो एक तरीके से बाहर से तो भारतीय हों परंतु अंदर से वो अंग्रेज बन जाएं, ताकि अंग्रेजों उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तीसरा, भारतीय जो हस्तशिल्प थे, कुटीर उद्योग थे, वो समाप्त हो गए क्योंकि वो मशीनों के बने उत्पादों का मुकाबला ही नहीं कर सके। ठीक है, और धीरे धीरे नष्ट हो गए, विनाश हुआ, जिससे भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई और कृषि पर अत्यधिक दबाव पड़ा। ठीक है, मार्क्स ने क्या कहा था इसके बारे में? मार्क्स का एक कथन है कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। ये भारत के बारे में कहा था कार्ल मार्क्स ने कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। यानी कि भारत विश्व के कपड़ों का घर था कभी, अब वो खुद ही विदेशी कपड़ों का घर बन गया। इसके बेंटेक ने भी कहा था, ये बेंटेक ने क्या कहा था, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि को, मतलब भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। ये बेंटेक का कथन है भारत के बारे में। थोड़ा रेलवे का विकास देखते हैं। 1846 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सैन्य यातायात हेतु प्रथम बार भारत में रेलवे का विकास की बात कही थी। किसने कही थी? हार्डिंग ने। भारत में जो विकास मतलब होता है कि प्रथम चरण 1849 से 1864 तक माना जाता है। डलहौजी के समय में 1849 में पहली जो रेलवे लाइन थी वो कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई थी। ठीक है, और वहीं 1853 में डलहौजी के मेमो से रेलवे के विकास में तीव्रता आई। ठीक है, और इसी के समय में इसमें काफ़ी विकास हुआ। ठीक है, इसने क्या किया कि निवेश को आकर्षित करने हेतु उन्होंने 5% ब्याज की गारंटी दी गई थी कि जो भी ब्रिटिश यानी कि जो भी अंग्रेज भारत में रेलवे में विकास में इन्वेस्टमेंट करेगा उसको 5% की ब्याज से मतलब ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, 1853 में पहले रेल बम्बई से थाने के बीच में शुरू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है। कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से थाने तक। फिर 1856 में विदेशी निवेश की शुरुआत रेलवे के संदर्भ में हुई और सार्वजनिक ऋण द्वारा धन एकत्र किए गए। 1869 के रेलवे प्रबंधन की 33 कंपनियां थीं, जिसमें 24 निजी थी, 5 सरकारी थी और 4 देशी रियासतों की थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, याद रख सकते हैं। ठीक है, बाद में वही इन कंपनियों से यह समझौता हुआ था कि 25 साल बाद ये सारी कंपनियां जो हैं फ़ायदा उठाएंगी, उसके बाद ये सरकार को सौंप देंगी। यानी 25 वर्षों तक तो वो उसका मुनाफा उठाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, विकास करने के बाद सरकार को सौंप देंगे। ठीक है, राज्य सरकार ने राज्य के द्वारा रेलवे निर्माण एवं स्वामित्व पर बल दिया। 1879 में रियटन के समय में सबसे पूर्वी रेलवे का विकास मतलब को खरीदा गया था। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड का गठन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? 1803 में कर्जन। ये वही कर्जन था जिसने विभाजन किया था बंगाली का 1905 में। ठीक है, स्मरणीय यह है कि रेलवे का तीव्रतम विकास कर्जन के समय में ही हुआ। कर्जन की कुछ नीतियाँ थी, उसी समय में इसका विकास भी हुआ। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एकवर्थ कमेटी के आधार पर, एकवर्थ कमेटी कब गठित की गई थी? 1921-22 में के आधार पर 1925 में जो रेलवे बजट होता था इसको आम बजट से पृथक कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब आम बजट और रेलवे बजट को पृथक करके प्रस्तुत किया जाता था। और आपको पता है कि 2019 तक ऐसा ही होता था, परंतु 2019 से पुनः एक साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अब भारत में आम बजट और रेलवे बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। 1947 में आज़ादी से के पहले केसी नियोगी की अध्यक्षता में रेलवे वित्त से संबंधित तथ्यों के निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो ये याद रख सकते हैं, केसी नियोगी जी की अध्यक्षता में
एक समिति के गठन किया गया था। परंतु एकवर्थ कमेटी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जरूर पूछा गया 2-3 बार। कुछ टिप्पणी है, वही मार्क्स की टिप्पणी है कि जिस देश में लोहा कोयला मौजूद हो वहाँ अगर तकनीक पहुँचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता। ये भारत के बारे में मार्क्स की एक टिप्पणी थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अर्नाल्ड भी एक ब्रिटिश थे, उन्होंने भारत के बारे में कहा है कि भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर व टीपू जैसे निरंकुश शासक ना कर पाए, वे भारत को एकीकृत ना कर सके। यानी ये बात सही है कि रेलवे ने भारत को एकीकृत किया। बेशक अंग्रेजों ने अपने फायदे हेतु इसका विकास किया था, परंतु इसने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तयक ची ने क्या कहा है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अहंकार को देखकर खुश होना है। ये इनका कथन था कि यानी कि दूसरे की चीज़ों को देखकर हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का जो उद्देश्य है वो नकारात्मक था। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। ठीक है, ये 1858 से 1947 तक रहता है, जब तक देश आज़ाद नहीं होता। ठीक है, उपनिवेशवाद का यह चरण 2 चरणों की ही तार्किक परिणति थी, जिसके अंतर्गत उन चरणों की शोषण प्रक्रिया तो जारी रही, किंतु उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। क्योंकि अब जानते हैं 1857 का विद्रोह होता है और उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसके बाद भारत का जो शासन है अब वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के उसमें आ जाता है ना। अब भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी का अधिकार हो जाता है और उसी का शासन होता है। ठीक है, तो वही हुआ 1857 के विद्रोह से जो परिवर्तन आए, ठीक है, उसको धीरे धीरे, ठीक है, जिससे वित्तीय पूंजीवाद की संज्ञा दी गई। ठीक है, जो नए तरीके से जो मतलब पूंजीवाद शुरू हुआ उसको क्या नाम दिया गया, वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है, ब्रिटिश शासकों ने इस चरण के दौरान निवेश के लिए जो क्षेत्रों को चुना उनमें से वित्तीय बाजार प्रमुख था। इसके तहत बैंकों का बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। निवेश के क्षेत्र में चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान, जूट उद्योग तथा जहाजरानी प्रमुख थे। यानी इन क्षेत्रों में निवेश किया गया। सबसे रोचक बात यह थी कि इस वित्तीय पूंजीवाद के दौरान यह रहा कि ब्रिटिश निवेशकों ने उन उद्योगों जैसे सूती, वस्त्र और इस्पात में निवेश नहीं किया जो आगे चलकर ब्रिटिश कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। यानी कि उन्होंने वो सिर्फ उन उद्योगों पर ही निवेश करते थे जिससे ब्रिटिश कंपनियों को प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। जिससे क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र थे ये पिछड़ गए। यानी वित्तीय पूंजीवाद के दुष्परिणाम ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से ही भी अधिक खोखला बना दिया। इस दौरान भारतीयों को सार्वजनिक ऋण पर ब्याज की अदायगी करनी पड़ी, जिससे पूंजी निर्माण व निवेश की प्रक्रिया कमज़ोर हो गई। यानी कि जो भारतीय सार्वजनिक जैसे थे कि जब विदेशी निवेश करेंगे और वो चुन चुन कर उद्योगों में ही निवेश करते थे, जिससे क्या हुआ था कि ऋण चुकाना पड़ता था भारी मात्रा में, और जिससे भारत एक तरीके से भारत का जो राजस्व था वो कम हुआ और कमज़ोर, मतलब एक तरीके से प्रक्रिया कमज़ोर होती गई। ठीक है, स्वदेशी उद्योग तथा कृषि के विकास को इस विदेशी वित्तीय पूंजीवाद ने पनपने नहीं दिया। यानी जो भारत के उद्योग धंधे थे, कृषि थी, उस पर निवेश ही नहीं किया गया, और निवेश नहीं करने से क्या हुआ कि वो धीरे धीरे चौपट हो गए। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि वित्तीय पूंजीवाद के दुष्प्रभावों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मतलब और कमज़ोर कर दिया। ठीक है, और भारत पर अत्यधिक क्या हो गया, ऋण हो गया। दूसरा, भारतीयों को स्वशासन एवं राजनीतिक हिस्सेदारी के अयोग्य माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि भारतीय शासन करने योग्य है ही नहीं। आधुनिक समाज, संस्कृति एवं राजनीतिक विचारों को हतोत्साहित किया गया, क्योंकि इससे उपनिवेशवाद विचारधारा को पनपने का मौका प्राप्त हो रहा था। यानी कि आधुनिक विचारों से क्या हुआ कि जब भारतीय आधुनिक विचारों को सीख रहे थे, ठीक है, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की संस्कृति को और वहाँ की पद्धतियों को देख रहे थे, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे उपनिवेशवाद के विचारधारा से मतलब विचारधारा का विरोध करना शुरू कर दिया। तो वो चाहते नहीं थे कि वो आधुनिक चीज़ों को सीखें, स्वतंत्रता को समझें, और इस वजह से उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया।
भारतीय हितों और भारतीयों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद की टक्कर ने एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। और यहीं से इसी की परिणति थी कि एक ठीक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब देखते हैं भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था कैसी रही। ठीक है, तो भू राजस्व व्यवस्था क्यों? क्योंकि वो अधिक से अधिक भूमि से धन कमाना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें से आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि रेगान व्यवस्था व्याप्ति। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया। ठीक है, राजस्व वसूली काम कंपनी की देखरेख में शुरू हो गया। उससे पहले क्या हुआ था? द्वैत शासन की व्यवस्था किसने शुरू की थी? ठीक है, द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू रहती है, जिसमें क्या होता था कि 1764 का जो युद्ध होता है उसमें बंगाल बिहार 1765 में क्या होता है, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो राजस्व होता है वो तो कंपनी के जो नायाब दीवान थे वो वसूली करते थे। ठीक है, और बाकी जो शासन व्यवस्था होती थी वो किसको रहती थी? सरकार के पास, नवाब के पास होती थी। इसे दोहरी व्यवस्था कहते थे। ठीक है, जिस व्यवस्था को किसने ख़त्म कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने ख़त्म करके और उसकी जगह क्या किया? नई व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, एक व्यवस्था द्वैत शासन समाप्त कर दिया। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम कौन सी व्यवस्था शुरू हुई। तो ये जो प्रथम व्यवस्था थी वो थी इजारेदारी व्यवस्था। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम। 1772 में 5 वर्षीय इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की गई। ठीक है, इस नई व्यवस्था को फार्मिंग सिस्टम के अनुसार क्या होता था? निलामी में सबसे अधिक जो भी राजस्व देने की बात करता था, यानी कि क्या किया था? निलामी की जाती थी बोली माध्यम से, और जो सबसे अधिक दाम पर ठेका वसूलने के लिए तैयार रहता था उसे ठेका दे दिया जाता था। इस व्यवस्था की जो शुरुआत की थी उसने की थी वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, जो जमींदार होते थे उनसे कहा जाता था कि जो सबसे अधिक राजस्व देगा हमें, हम उसको ये व्यवस्था यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार देंगे। परंतु इस व्यवस्था के परिणाम भी हानिकारक रहे। इससे भू राजस्व की रकम तो बढ़ गई पर वास्तविक वसूली प्रतिवर्ष घटती जा रही थी। यह योजना भी कृषि की उन्नत कृषि का शोषण बंद करने और कंपनी के धन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकी। यानी कि वारेन हेस्टिंग ने ये सोचकर इस व्यवस्था को शुरू किया था कि कंपनी को अधिक से अधिक फायदा होगा और जमींदार क्या करेंगे? किसानों की स्थिति सुधारने में मदद करेंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, और चूंकि भू राजस्व के विशेषज्ञ थे अतः उनके सहयोग के बिना यह योजना सफल न हो सकी, क्योंकि राजस्व जो जमींदार थे उनको बाहर कर दिया गया था और जमींदारों के बिना इस व्यवस्था को आगे कायम करना संभव नहीं था, क्योंकि जमींदार को अनुभव था परंतु जो नए खिलाड़ी मैदान में आए उनको इस चीज़ का अनुभव नहीं था। इस 5 वर्षीय ठेकेदारी योजना के असफल होने के बाद वारेन हेस्टिंग ने 1776 में से 1 वर्षीय बना दिया गया। ठीक है, यानी अब ठेका 1 वर्ष के लिए दिया जाता था। इसमें जमींदारों को भी प्राथमिकता दी गई, क्योंकि जमींदार अनुभवी थे तो ये कहा गया कि जमींदार भी प्राथमिकता दी गई कि जो भी जमींदार भी चाहे तो उससे भी ठेका दिया जा सकता है। इसी समय ब्रिटेन में अपना जो अमेरिकी उपनिवेश था वो खो दिया था, तो उन्हें डर था कहीं भारत का उपनिवेश भी ना खो जाए। ठीक है, इस वजह वो भारत में अपना मजबूत प्रयास शुरू कर देते हैं, यानी मजबूती चाहते थे। ठीक है, इन्हीं परिस्थितियों में वारेन हेस्टिंग के बाद जो गवर्नर बनकर आया वो कौन आया? कॉर्नवालिस, क्योंकि इसको अमेरिका में रह चुका था तो अमेरिका का अनुभव था, इस वजह से इसको भारत भेजा गया। कॉर्नवालिस ने यह अनुभव किया कि कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण कंपनी के राजस्व में उतार चढ़ाव हो रहा है, यानी कि अगर कृषि अर्थव्यवस्था खराब होगी तो राजस्व भी कम होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया कि नई व्यवस्था शुरू करने की कोशिश की। अभी कौन सी नई व्यवस्था थी? इसको कहा गया जमींदारी स्थायी या इस्तेमारी व्यवस्था। क्या कहा गया? जमींदारी स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी व्यवस्था। 1790 में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था शुरू की, जबकि वारेन हेस्टिंग कितने वर्ष की थी? 5 वर्षीय। बाद में उसको 1 वर्षीय कर दिया गया था, परंतु उसने क्या किया? 10 वर्षीय की। ठीक है, जिसमें भूमि का जो स्वामी था
जो यगान वसूलने का अधिकार था वो किसको था, जमींदार को माना गया कि जमींदार ही क्या करेगा, 10 वर्ष तक उसको ठेका दिया जाएगा और जो भूमि का स्वामी होगा वही होगा और वहाँ का जो राजस्व होगा वो ही वसूल करके कंपनी को देगा। ठीक है, इसलिए इसे जमींदारी या माई गुजारी व्यवस्था भी कहा गया। इसका नियम क्या था कि 1793 में कार्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बताकर स्थायी कर दिया। ठीक है, और उसका आके अंत तक भू राजस्व संबंधी प्रयोगों के लिए 10 वर्ष का समय कम है। मतलब वो चाहता था कि अगर इस व्यवस्था को क्या कर दिया, स्थायी कर दिया जाए, ताकि जो जमींदार हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे, निवेश करेंगे कृषि पर, क्योंकि 10 वर्ष का समय बहुत कम होता है, तो ये सही नहीं माना गया। और उसने कहा कि जो भी राजस्व होगा उसका 10/11 भाग जो होगा वो कंपनी को देना पड़ेगा और तथा शेष 1/10 भाग जो होगा वो जमींदार अपने पास रख सकते हैं। जितना भी राजस्व होगा उसका 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदारों को दिया जाएगा। ठीक है, परंतु इसकी कमी यह रही, ठीक है, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमींदार किसान से कितना कर मतलब एकत्र करेंगे। ये था कि जमींदार जितना चाहें किसान से ले सकते हैं, परंतु उसका 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ेगा। जिससे क्या किया कि जमींदारों ने अधिक से अधिक किसानों पर टैक्स लगा दिया, यानी कर आरोपित किया। और ठीक है, सरकार को नहीं, और यानी कि जमींदारों को मिला, सरकार को नहीं, यानी कि इसका फ़ायदा किसको हुआ, जमींदारों को, क्योंकि जमींदार जितना ज़्यादा चाहें उतना टैक्स क्या कर सकते थे, वसूल सकते थे। ठीक है, जिससे क्या हुआ, किसानों का शोषण हुआ। ठीक है, और किसान कमज़ोर होते गए। 1793 के विनियमन 14 द्वारा सरकार को जमींदारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला और 1794 में सूर्यास्त का नियम पारित किया गया। सूर्यास्त का नियम ये होता था कि यदि कोई जमींदार तय समय तक, जैसे आज आखिरी तारीख है तो आज सूर्यास्त होने तक यदि राजस्व की जो रकम है वो जमा नहीं कर पाया तो उसकी जमींदारी समाप्त कर दी जाएगी। इसे कहते थे सूर्यास्त का नियम, जो 1794 में पारित किया गया था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि कई सारे जो जमींदार थे उनकी जमींदारी समाप्त हो गई। ठीक है, वही तो यह व्यवस्था जमींदार यानी जमींदारी भारत के 19% भाग पर कार्य कर रही थी। कहाँ कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में थी, यानी 19% भाग पर इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। इसका प्रभाव क्या रहा है, तो 1812 तक संशोधन के द्वारा जमींदारों को यह अधिकार दे दिया गया कि लगान न देने वाले किसानों की जमीन बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अनुमति की जब्त की जा सकती है। ठीक है, किसान अब पूरी तरीके से दास बन चुका था, कृषक दास कह सकते हैं, यानी उनके जमीन पर कोई अधिकार नहीं था। सूर्यास्त के नियम के कारण नए वर्गों जैसे व्यापारी, साहूकार आदि जमीन खरीदकर जमींदार बनने लगे, जिससे अनुपस्थिति या दूरवासी जमींदार का उदय हुआ। यानी कि अब जो साहूकार थे वो क्या करते थे कि जो भी जिस जमींदार की जमींदारी जाती थी वो क्या करते, उस जमींदार को खरीद लेते थे। ठीक है, तो नए तरीके के जमींदार का उदय हुआ। तीसरा, जमीनों की निलामी के कारण उप सामंतीकरण हुआ। वही मैंने बताया कि नए जमींदार आए जिससे नए तरीके का सामंतीकरण शुरू हो गया। स्थायी होने के कारण कृषि की अनुकूल या प्रतिकूल पैदावार के बावजूद इसकी दरों में परिवर्तन नहीं किया जाता था। यानी एक बार टैक्स जो दर जितनी फिक्स कर दी गई वही रहेगी, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा था, क्योंकि सरकार अपनी दर बढ़ा नहीं सकती थी, और परंतु जमींदारों को फायदा हो रहा था, क्योंकि जमींदार क्या कर रहे थे, मनमाने तरीके से किसानों से रकम वसूलते थे। अंग्रेजों को यह फ़ायदा हुआ कि उन्हें स्थायी रूप से यगान सुनिश्चित हो गया कि इतनी राशि प्राप्त तो होगी ही होगी, मतलब एक निश्चित राशि प्राप्त होने का तय था, परंतु अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही थी जिस प्रकार से राजस्व की दर बढ़ रही थी। ठीक है, ध्यातव्य है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों को यगान वसूली को मान्यता दी गई थी, अतः इसी व्यवस्था का समर्थन मिला। ठीक है, यानी कि 1784 था, पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया था कि जमींदार जितना राजस्व चाहे वसूल सकते हैं। ठीक है, अभी अंग्रेजों को ना तो भारतीय कृषि व्यवस्था का ज्ञान था और ना ही उनके पास इतने अधिकारी थे कि वो अपने दम पर राजस्व व्यवस्था को चला सके। यानी कि भारत में अंग्रेजों के पास ना तो इतना अनुभव था
और ना ही इतने अधिकारी थे, इसलिए वो क्या करते थे कि भारतीय जमींदारों के माध्यम से ही राजस्व एकत्रित कर रहे थे। अंग्रेजों को भारत में जमींदारों के रूप में एक सामाजिक मित्र मिल गया था, क्योंकि अब जो जमींदार होते थे वो एक तरीके से अंग्रेजों के मित्र ही होते थे, जो अंग्रेजों को हमेशा मदद करते थे, चाहे विद्रोह को दबाने में हो, चाहे जो भी व्यवस्था हो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में कहा गया है, आर.सी. दत्त व राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान इस व्यवस्था के समर्थक थे। आर.सी. दत्त ने तो इसे पूरे भारत में प्रयोग करने को कहा, अनुशंसा की थी, परंतु परवर्ती समय में 1945 की जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए फुयाउट कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि इस व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, अर्थात इस रिपोर्ट में स्थायी बंदोबस्त की कमी बताई गई। यानी किसकी रिपोर्ट में? फुयाउट कमीशन की रिपोर्ट में 1945 में। नेक्स्ट देखते हैं, ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया, यानी कि अब किसान को ही भूमि का स्वामी माना गया। ठीक है, ये कहा गया कि जो भी किसान होगा वही अपनी भूमि का स्वामी होगा। ठीक है, और जिन्हें रैयत कहा गया, किसानों को क्या कहते थे? रैयत। ठीक है, यदि किसान निर्धारित राजस्व जमा नहीं कर पाता था तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था, यानी उसकी जमीन जा सकती थी। इस व्यवस्था को जो शुरू किया था वो टॉमस मुनरो ने किया था और कैप्टन रीड ने। ऐसा माना जाता है कि टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, 12 महल में शुरू की गई थी कर्नल रीड द्वारा। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से मतलब प्रयोग करने में मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो मुनरो के समय में ही ये व्यवस्था शुरू की गई थी। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई, 1858 तक ये संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में प्रयोग की गई। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये ब्रिटिश भारत के 51% भाग में शुरू की गई थी, जबकि स्थायी बंदोबस्त कितने भाग पर था? 19% भाग पर। ठीक है, यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। इसकी दर 1/3% निश्चित की गई थी, यानी 30 वर्षों तक इसकी दर 1/3 रहेगी। ठीक है, सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों को समाप्त करना, जो जमींदार थे उनको खत्म करके सीधा सरकार और किसान के बीच में संबंध स्थापित करना था। इसका प्रभाव क्या रहा है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं भारतीय कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न थी। व्यवहारिक रूप में यह व्यवस्था भी जमींदारों से कम हानिकारक नहीं थी। इस व्यवस्था ने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया। जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश अधिकारी ने लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से राजस्व का दर निर्धारित किया और किसानों से जबरदस्ती धन एकत्रित किया जाता था। यानी कह सकते हैं कि सरकार के जो अधिकारी होते थे उन्होंने भी एक तरीके से शोषण ही किया। यहाँ भी किसानों को कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो व्यवस्था थी वो थी महायुवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि एक यानी एक गांव को, पूरे गांव को एक यूनिट माना जाता था और वहाँ के एक मुखिया को नियुक्त किया जाता था। गांव के मुखिया का काम क्या होता था? वो सभी किसानों से राजस्व एकत्रित करके सरकार को जमा करेगा। ठीक है, तो इससे महायुवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था को जो मैकेंजी थे, हॉइट मैकेंजी, उनको माना जाता है कि उसने शुरुआत की थी। 1819 के अपने प्रतिवेदन में महायुवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। किसने? मैकेंजी ने। और सर्वप्रथम 1822 में इसको कानूनी रूप भी दिया गया था। ठीक है, 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने बेहतर रूप में सामने आई थी। यानी कह सकते हैं कि सबसे अधिक बेहतर रूप से कब सामने आई? तो जेम्स टॉमसन के समय में। ठीक है, इस व्यवस्था की शुरुआत कहाँ की गई थी? ये की गई थी मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के क्षेत्रों में। ठीक है, यह ब्रिटिश भारत के 30% भाग पे लागू थी। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व का निर्धारण समूचे गांव के आधार पर किया जाता था, यानी एक महाई के। ठीक है, इसका प्रभाव क्या रहा कि इस व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसने मुखिया जो था गांव का, उसको, ये जो प्रधान होता था, उससे बहुत शक्तिशाली बना दिया गया था। यानी कि वो बहुत ही ताकतवर हो गया था और वह किसानों पर अत्याचार भी करता था। ठीक है, और उसका यह दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए थे। यानी कि अब एक तरीके से बीच में
एक मुखिया आ गया था। ठीक है। तीसरा था कि ये जो जो निर्धारण किया जाता था यज्ञान का, वह अनुमान पर आधारित था। ठीक है। जिससे कई सारी कमियां हो जाती थी और जिनका जो अंग्रेज अधिकारी थे वो फ़ायदा उठा करके भ्रष्टाचार करते थे। ठीक है। अब देखते हैं ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ पद्धतियाँ। तो एक तो थी तिनकाठिया पद्धति। यह ये जो पद्धति थी, ये इसका जुड़ाव जो था वो किससे था, नेई की खेती से। ठीक है। कहाँ पर, चंपारण बिहार में। ठीक है। बिहार का जो चंपारण क्षेत्र था वहाँ ये पद्धति शुरू थी, जहाँ पर ये कहा जाता था कि जो भारतीय किसान हैं वो 3/20 भाग पर नेई की खेती करना उनको अनिवार्य होता था, या ऐसा अनुबंध करवा रखा था वहाँ के जो बागान के मालिक होते थे। ठीक है। दूसरी है ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत, इन जो ये प्रथा थी ददनी प्रथा, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को एक मामूली सी रकम देते थे अग्रिम के रूप में, पेशगी जिसको कहते थे, और फिर कारनामा मतलब जो करारनामा होता था, जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, करते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। मतलब ये क्या था कि उन्होंने पेशगी दे दी और उसके बाद कह देते थे कि हम सस्ते दामों पर तुम्हारी चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है। तो इसको ददनी प्रथा कहते थे। फिर एक और थी जिसको कहते हैं दुबया हाई प्रथा कहते हैं। यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत दुबया हाई कहलाने वाले भूदास जो होते थे अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षण मानते थे। यानी जो दास, ये एक तरीके से दास व्यवस्था थी जिसमें अपने जो जिसको यानी कि जिससे उन्होंने पैसे लिए थे वो उसको ही अपने स्वयं का संरक्षक मानते थे और वो अपने आप को उनकी संपत्ति मानते थे। ठीक है। तो ये हुआ। अब बात करते हैं कि धन का बहिर्गमन कैसे हुआ भारत से। तो धन के बहिर्गमन से तात्पर्य था कि उन समस्त भुगतानों से जिनके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था। ठीक है। यानी कि भारत का जो धन था, संपत्ति थी, उसको धीरे धीरे क्या हुआ था, यहाँ से ब्रिटेन भेजा जा रहा था। इसे धन का बहिर्गमन कहा गया। ठीक है। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो दादा भाई नौरोजी ने, मैं बताया था इनकी पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने इसमें धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में प्रस्तुत किया था। ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत, ठीक है, के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। उन्होंने कहा था, उन्होंने आगे कहा कि भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश के बाहर जाता है तथा इंग्लैंड के संसाधनों में जुड़ जाता है और वही धन ऋण के रूप में पुनः भारत वापस आ जाता है, जिसके लिए भारत और अधिक धन ब्याज के रूप में चुकाता है। ठीक है। या कि सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी की इस बात से असहमत थे, परंतु ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्हें धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है। नौरोजी के धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। किसने कहा था? ये सैयद अहमद खान ने। ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, इन्होंने दादा भाई नौरोजी की बात से सहमत थे, परंतु दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। धन के बहिर्गमन के बारे में एक अन्य राष्ट्रवादी नेता थे महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने भी 1872 में पुणे में व्याख्यान दिया था। राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटेन शासन द्वारा भारत के बाहर भेजा जाता है। ये ऐसा उन्होंने कहा था। किसने? महादेव गोविंद रानाडे जी ने। एक दूसरे व्यक्ति थे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त, जिन्हें आरसी दत्त कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्हें धन बहिर्गमन की बात कही थी। ठीक है। इस पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक माना जाता है। किसे? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। ठीक है। एक पत्रिका थी जिसका अमृत बाजार पत्रिका था, इसमें भी इसका वर्णन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, इसको औपचारिक रूप से नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। कब? 1896 के, ठीक है, अधिवेशन में।
अब बात करते हैं भारत में उद्योगों की स्थापना। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम या 20वीं सदी के आरंभिक दशक में हम भारत के विभिन्न आधुनिक उद्योगों की स्थापना पाते हैं। यानी कि कब शुरुआत होती है, तो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक है। अंग्रेजों ने इन उद्योगों की स्थापना वित्तीय पूंजीवाद अर्थात निवेश पर अधिक लाभ की दृष्टि से किया, क्योंकि जो भी धन कमाते थे अब उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना था। तो भारत में इन्होंने अब उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से, ठीक है, इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया और किस तरीके से तो इन्होंने फायदा उठाया और क्या किया। लगभग यह सभी महत्वपूर्ण या ये कंपनियां इकाइयों में निवेश करते थे, यानी इनका निवेश उन्हीं कंपनी में होता था जहां अधिक से अधिक मुनाफा हो। ठीक है। उदाहरण स्वरूप बैंकिंग में 20वीं शताब्दी के पहले विदेशी पूंजी 90% से अधिक थी। यानी कि जो भी बैंक थे बैंकिंग क्षेत्र में जो विदेशी पूंजी थी 90% तक इन्वेस्टेड थी, क्योंकि इसमें सबसे अधिक मुनाफा होता था। ठीक है। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में विदेशी निवेश 1833 के अधिनियम के बाद से शुरू हुआ। कहाँ कहाँ हुआ था? नील, चाय, कॉफ़ी जैसे बागानों में। ठीक है। 1833 के एक्ट से कंपनी का चीन के साथ व्यापार समाप्त हो गया था। ठीक है। तो एक अधिकार समाप्त हो गया और चाय के साथ भी। तो 1835 में भारत में पहला चाय बागान स्थापित हुआ और 1837 में असम चाय लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1837 में असम चाय लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई। 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक औद्योगिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है। भारत में आया, भारतीय उद्योगों के संरक्षण पर विमर्श किया। इस आयोग ने स्पष्ट अनुशंसा की थी कि कुछ प्रमुख मदों के लिए भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा था, यानी इस आयोग की सिफारिश थी कि कुछ चीज़ों में भारतीयों को हमें संरक्षण देना चाहिए। ठीक है। इस दौर प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, यही जो 1915-16 जो क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, जिसमें अंग्रेजों को भारत का सहयोग की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने इस आयोग को गठन किया था ताकि भारतीय उसका सहयोग कर सकें। और सहयोग कब करेंगे? जब भारत को मतलब भारतीयों को थोड़ा सा खुश किया जाएगा, तो इसलिए ऐसा किया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने धन के निष्कासन पर व्याख्यान दिया, जिसके बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण विषय बन गया। यानी अब उद्देश्य क्या था कि किसी प्रकार से जो धन बहिर्गमन है उसको रोका जाए। 1921 में इब्राहिम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योगों के संरक्षण की भी मांग की थी। यानी ये आयोग गठन किया गया 1921 में, और वहीं 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था, जिन दोनों ने आरक्षण की मांग की बात कही थी। ठीक है, संरक्षण की। वस्त्र उद्योग एकमात्र ऐसा उद्योग था जिसमें भारतीय पूंजीपतियों की अंशधारता विदेशियों से अधिक थी। यानी कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वस्त्र उद्योग में ही भारतीय अधिक निवेश कर पा रहे थे, बाकी सारे उद्योग में विदेशियों का निवेश अधिक था। 1854 में बम्बई में काउसजी डाबर ने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना की। कब? 1854 में किसने? काउसजी डाबर ने। कहाँ पे की? बम्बई में स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से सूती वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना की, जो भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री मानी जाती है। ठीक है, भारतीयों के द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री। 1855 में बंगाल के रिसना में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा जूट कारखाना स्थापित किया गया था। कब? 1855 में। वहीं 1854 में भारत की पहली कोल्ड फील्ड रानीगंज में ओपन की गई थी। कहाँ पे? रानीगंज में। ठीक है। 1830 में आधुनिक इस्पात तैयार करने का प्रथम जो प्रयास था वो किसने किया था? आधुनिक इस्पात को प्रयास किया था अर्काट ने, मद्रास में जेसिया मार्शल हेड द्वारा किया गया था। कहाँ? अर्काट, मद्रास में जेसिया मार्शल हेड द्वारा ये प्रथम प्रयास किया गया था आधुनिक इस्पात तैयार करने का। ठीक है, 1830 में। 1874 में बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी की स्थापना की गई, जो भारत में पहली औद्योगिक थी। कौन सी? आयरन कंपनी थी।
1874 में कौन सी? आयरन बंगाई आयरन एंड वर्क्स कंपनी। 1907 में टाटा यह आयरन इस कंपनी कारखाना निजी क्षेत्र में प्रथम कारखाना था, यानी कि पहला निजी क्षेत्र का कारखाना था टिस्को, टाटा यह आयरन इस्पात कंपनी। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में इसके सहयोग को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में उद्योगों के संरक्षण पर ध्यान दिया, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में इस कंपनी ने, जो टिस्को कंपनी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1920 के बाद नए क्षेत्रों में भारतीय पूंजीपतियों द्वारा ही अधिक निवेश किया गया, विदेशियों का इच्छा इसमें, यानी कि अन्य क्षेत्रों में कमी रही। 1927 में फिक्की की स्थापना की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। 1927 में फिक्की की स्थापना की जाती है। ठीक है। स्थापना से भारतीय उद्योगपतियों एवं विदेशी उद्योगों को संरचनात्मक आधार मिला। तो फिक्की की स्थापना कब होती है? 1927 में। 1944 में बॉम्बे बयान भारत के विकास के लिए निर्मित किया गया। ठीक है। जिसमें ठाकुर दास, मोदी, बिरया आदि विशेष व्यक्ति थे। कौन? बॉम्बे बयान 1944 में। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे भारत में एक तरीके से मतलब शुरुआत होती है उद्योगों की। तो आइए अब यहाँ से हम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी बंदोबस्त के आरंभ में से जुड़े थे? तो हमें पता है कि रीड जुड़े थे, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, यानी 2 और 3। जो कॉर्नवालिस से इनका संबंध किससे है? स्थायी बंदोबस्त से। ठीक है। तो 1 जिसमें है वो काट दीजिए, तो 1 इसमें भी, ये नहीं होगा, यानी बी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया? अभी बताया मैंने आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो मैं बताया था कि स्थायी बंदोबस्त जो था वो जमींदारों के साथ था। किसके साथ था? जमींदारों के साथ। ठीक है। वहीं जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो किसके साथ था? किसानों के साथ। ठीक है। और जो माहौलवाड़ी व्यवस्था थी वो एक गांव के साथ किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त जो था वो कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1793 में। ठीक है। या ओके 1793 में। नेक्स्ट है, सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो मतलब अभी बताया ये रैयतवाड़ी से टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। फिर नेक्स्ट है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा? ठीक है। तो ये कौन सा था? टॉमस मुनरो। ठीक है। टॉमस मुनरो। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? हमें पता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपोहा सिद्धांत, जिसे ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं, को सही परिभाषा नीचे के रूप में कौन सा कथन सही है? तो देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है, या भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कोई वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है था, जिसके ये भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। और तीसरा कथन है, समाजवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों का भारत में निवेश अवसर दिए जाते थे। जिसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये है दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक है। वहीं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है? तो वह है रमेश चंद्र दत्त की। ठीक है। आरसी दत्त की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आयोजक थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त। ठीक है। दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त और जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये सारे तीनों व्यक्ति थे। ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो किसानों द्वारा यागान सीधे सरकार को दिया जाता था, प्रथम सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो डी तो नहीं हो सकता है। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, तो ये भी सही है, यानी दूसरा भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए।
दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी बी काट दीजिए। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और उसमें भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तो ये बात तो नहीं था कि ये दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, ये किसका था? राजा राम मोहन राय की देन थी ये। ठीक है, ऐसा करना, तो ये तो सही नहीं है। तो ठीक है, दूसरा रॉन्ग है, तो आप दूसरा हटा दीजिए। तो दूसरा इसमें ये भी हट गया और ये भी हट गया। ठीक है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, 1। नेक्स्ट है 1793 में यार्ड कॉर्नवालिस की भू राज्य व्यवस्था प्रणाली को लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्न प्रावधानों में से किस एक को सामान्यता है इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, या ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, या फिर नेक्स्ट है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो इसमें से, और ऑप्शन डी है कि ए बी सी में से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसके सारी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसका एक कारण था, वो था सूर्यास्त का नियम, जो इसमें नहीं दिया है, तो सूर्यास्त का नियम होना चाहिए था। तो इसके तीनों के तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कथन और कारण के रूप में। कथन दिया है कि ब्रिटिश राज में समानतः भारत का व्यापार संतुलन था, और दूसरा दिया है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका ऑप्शन आर सही है, ए तो रॉन्ग है क्योंकि व्यापार संतुलन नहीं था ब्रिटिश समय में। तो ऑप्शन यानी कि ए रॉन्ग है और आर सही है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था? भारतीय हस्तशिल्प निर्यात में वृद्धि। तो वृद्धि कहाँ से? ये तो समाप्ति हो गया था। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखाने की संख्या में वृद्धि। तो ये भी एक तरीके से सही नहीं कह सकता। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, हाँ ये सही है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? स्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों को निहित था। ये सही है। स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के पृथकगत दखल अधिकार को ध्यान में रखा बनाया गया था। तो इसको आगे देखते हैं अभी थोड़ा। स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालिकादारी निर्धारण का भार कृषकों पर दिया गया। तो ये सही है। स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है कि कृषकों के पृथकगत दखल अधिकार को ध्यान में रखा गया था। ये सही नहीं है कैसे भी करके। ठीक है, बी इसका रॉन्ग है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं हैं? तो थॉमस मुनरो की उद्भावना थी। तो ये तो सही है। ठीक है, इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। ये भी सही है। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। हाँ, तो ये भी बात सही है। कृषकों की स्थिति इसमें कमज़ोर हुई थी, और इसको मद्रास और बंगाली प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया था। तो ये सही नहीं है, उससे मद्रास में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इस करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा 1857 का विद्रोह। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है और ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट करें, बताएं और क्या सुधार कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।